नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। मौजूदा स्थिति पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में भी 1 चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर होगा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 4 अक्टूबर को। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। आईएमए ने शनिवार को देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा की। कोलकाता हाईकोर्ट डॉक्टरों पर हमले को उसने बताया ममता सरकार की बड़ी नाकामी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मिलेगी मदद। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मनोज वाजपेयी की गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन के साथ पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। सबसे पहले बात बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे फोन पर बातचीत की। बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हालात में सुधार हो ताकि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित हों। और मानना है, हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मैंने पिछले सप्ताह कहा था, कि ये हर सरकार की अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो करें। और रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जापान 2+2 निवेश रक्षा मंत्रियों की बैठक का तीसरा दौर 20 अगस्त 2024 को दिल्ली में होगा। The third round of India-Japan 2+2 Foreign and Defense Ministers meeting is scheduled to be held in New Delhi on 20th August 2024. The first and second rounds were held in 2019 in New Delhi and in 2022 in Tokyo, respectively. From the Indian side, this round will be attended by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश चुनौतियों, प्राथमिकताओं में और इसके साथ ही साथ अन्य विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं, विशेषकर विकास के क्षेत्रों में समाधान तलाशने पर चर्चा करेंगे। This is the third edition
This will be held tomorrow in virtual format, as we have done on 2 occasions in the past. As to the number of countries, we will come to know. All Global South countries have been invited. We have a large number of countries participating. As to the exact number of countries who will be speaking, we will give you an update tomorrow when we have a press engagement in the evening. That is where I would leave your question to answer. और चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के लिए राजनीति करती है, जो हम लगातार अपने बनने के दिन से आज तक करते आए हैं। और विकसित भारत के संकल्प को लेकर नरेंद्र मोदी जी जो चले हैं, उसमें हम साथ हैं। इस लोकसभा चुनाव में जिन 2 लोकसभाओं में हम लड़े, 2019 में उन लोकसभाओं में हम 27 सीट जीते थे, अब की बार हम 29 जीते हैं। ये अपने आप में हमारी तैयारियों को दिखाता है। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, और ये अपने आप में बताता है कि हम इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे अपने संदेश में कहा कि मैं चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने कई प्राथमिकताओं में शांति, विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक नया युग शुरू किया। विधानसभा चुनाव लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करेगा, साथ ही क्षेत्र के लिए विकास के एक नए दौर का द्वार खोलेगा। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लें और बड़ी संख्या में भाग लें। ऐसा करके ऐसी सरकार बनाएं जो शांति और विकास को कायम रखे और युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मतदाता काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मतदाता, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों या कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में निश्चित समय में चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनेगी। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस चुनाव की घोषणा का और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे संदेश में लिखा कि चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करता हूं। बीते 10 सालों में हरियाणा में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भाजपा सरकार ने खर्ची पर्ची मुक्त नौकरी से लेकर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया और किसान व गरीब कल्याण के कार्यों द्वारा सुशासन का नया अध्याय लिखा है, मुझे विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मतदाता प्रचंड बहुमत से प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित जूनियर डॉक्टर्स ने हाथों में वी वांट जस्टिस पोस्टर लेकर कैंपस में नारे लगाए और कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। और कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मुंबई में नायर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई शहरों में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं।
वो कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी बताया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। इस दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय वहां पुलिस मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पाए। ये दुखद स्थिति है। आखिर ये डॉक्टर्स बिना डर के कैसे काम करेंगे? और कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर से दरिंदगी के बाद लखनऊ में डॉक्टर्स का प्रदर्शन किया। लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टर्स की मांग है कि जब तक दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं होगी, उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। और पश्चिम बंगाल के महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद देश भर के मेडिकल फ्रेटर्निटी न्याय और सुरक्षा की मांग कर रही है। गुजरात में अहमदाबाद के वीजे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की इस मामले में न्याय की मांग के साथ हड़ताल जारी है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस पर डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने आईएमए के महासचिव डॉक्टर अनिल कुमार नायक से विशेष बातचीत की। देश भर के डॉक्टर लगातार स्ट्राइक पर हैं और कई मांगों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रखे हुए हैं। ऐसे में जब यह घटना हुई उसके बाद आईएमए का एक डेलीगेशन कोलकाता जाता है और कोलकाता में जाके इस घटना में जो महिला डॉक्टर जिसकी हत्या कर दी जाती है उनके माता पिता से मुलाकात करते हैं। हम सीधे बात करते हैं, उस डेलीगेशन में गए थे अनिल कुमार नायक साहब जो महासचिव हैं आईएमए के। सर, अभी आप कलकत्ता गए और आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, किस तरह से उनके दर्द को बयां करेंगे सर? आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लेडी डॉक्टर अपने स्थान पे काम कर रही है, उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। वहाँ हमने उनके माता पिता को मिला, उनसे भी बात की। वो एक इकलौती बेटी थी, वो उनसे उनके सपने थे कि ये डॉक्टर बनेगी, हमारा अच्छा भविष्य होगा। तो वही सपना था। संवेदनाहीन, मानवताहीन अधिकारियों की जो उनके साथ वर्तणूक थी वो बहुत पेनफुल थी। वो उससे बहुत नाराज़ थे कि हमें बच्ची खोई है, हमारी बच्ची का कोई गुनाह तो नहीं था। हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाई सही, पढ़ाई भी सही, लेकिन डॉक्टर बना के हम बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद जो उनका गुस्सा था बंगाल पुलिस के ऊपर, वो किस तरह से था सर? उनकी बच्ची तेजस्वी तो थी, मेडिकल में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में नीट पीजी पे आके लिया, लेकिन उसी दिन उनके डायरी में ऐसा लिखा था कि मम्मी चिंता मत करो, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगी और मैं ये पल्मोनरी मेडिसिन में मैं कर रही हूँ, उसमें मैं अगले साल गोल्ड मेडल लेके आऊँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। वो उसी दिन, मरने से पहले वही दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। बंगाल में हुआ वो निंदनीय है और आगे से इसका कंडेम्ड होना चाहिए बड़े लेवल पे। ये पूरे देश ने निंदनीय घटना है, पूरे देश ने उसको बोल दिया, कंडेम किया है। इंटरनेशनली नेपाल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल, वर्ल्ड मेडिकल, सब ने बोला कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सब ने निंदनीय है तो कोई भी आदमी बोलेगा, वो तो खुद सीएम ने भी बोला है कि ये निंदनीय घटना है। लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं और आईएमए ने भी स्टैंड लेते हुए हड़ताल तक की चेतावनी दी है और कई प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं। लेकिन कुल मिला के इनकी एक मांग है कि डॉक्टरों को उनके वर्किंग प्लेस पे सेफ्टी दी जाए और हेल्थ कर्मियों के लिए सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया जाए। कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत, हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश
देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है। विकसित भारत हो अपना, अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है। इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम, उसका कर्ज चुकाना है। हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत जय भारत जय भारत जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको। सीमा पर जो आंख दिखाए, आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से। गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरो हिंदुस्तान के। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए प्रसार भारती और संसद टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत दोनों संस्थाएं कार्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के संस्थानों को आपस में साझा करेंगे और संसाधनों को आपस में बांटेंगे। संसद टीवी और प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों और आर्काइव फुटेज भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा संसद टीवी का प्रसारण अब दूरदर्शन के सेट टॉप बॉक्स के माध्यम से और OTT प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। समझौते के बारे में जानकारी देते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों संस्थाओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे OTT के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर संसद टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग संसद टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफ़ी लाभ होगा। और संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने कहा कि इस समझौते की हर 2-3 महीने पर समीक्षा की जाएगी और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए जरूरत के मुताबिक बदलाव भी किए जाएंगे। इस MOU का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें संसद टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, training of personnel, collaboration in various other sharing of feeds and broadcasting, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। और खबर क्रिकेट के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 7 विकेट खोकर 97 रन बनाए।
इसके पहले दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 160 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से शामर जोसेफ ने 33 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।